एवं संभाग स्तर पर कुशल संवाददाताओं की। यदि आप भी राजस्थान में साधना प्लस न्यूज के पत्रकार बनकर काम करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। नवीन कुमार यादव, स्थानीय संपादक, राजस्थान, साधना प्लस न्यूज। मोबाइल नंबर 9990469916 9835630014। कोटा में स्वास्थ्य मेगा शिविर का आयोजन, डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ रहे मौजूद। शिविर में तमाम लोगों ने की शिरकत। भरतपुर में जाम में फंसी एम्बुलेंस, लगभग 4 से 5 घंटों के बाद जाम से मिला निजात। त्योहारों को लेकर के सड़कों पर लग रहा जाम। सांगरिया के ग्राम पंचायतों को बजट आवंटन, पंचायत समिति डायरेक्टर ने की बैठक। विकास कार्यों को लेकर के की चर्चा। कोटा में स्टैंड प्रिपरेशन मशीन का उद्घाटन, संभागीय आयुक्त ने किया उद्घाटन। दुनिया को सबसे बड़ी घंटी बनाने का काम आएगी। दौसा में क्रिकेट प्रतियोगिता का समापन समारोह, पायलट स्टेडियम में 28वीं प्रतियोगिता का समापन। पुरुष वर्ग में अलवर की टीम रही विजेता। नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना प्लस न्यूज। आप सभी का स्वागत है खबरें राजस्थान के हमारे इस बुलेटिन में। आपके साथ मैं अंजलि झा। अब करते हैं बुलेटिन की शुरुआत खबरों से। रेत संघर्ष और जिजीविषा के प्रदेश राजस्थान के हनुमानगढ़ में जन्मी साहित्यकार सोनू यशराज को किस्सा कोताह करते सम्मान 2021 से विभूषित किया गया है। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट को। अच्छा लेखक अपनी कहानी दिल से कहता है, वह दिल से एक कहानीकार होता है। अगर आपको भी लगता है कि आप लोगों को एक अच्छी कहानी सुना सकते हैं तो आप जरूर एक लेखक बन सकते हैं। यदि आपको कहानी दिल से नहीं सुना सकते हैं तो अगर आप अपनी इच्छा अनुसार कहानी लिखेंगे तो भी लोग आपकी कहानियां नहीं पढ़ेंगे, उन्हें आपके कहे गए शब्दों में कोई दिलचस्पी नहीं होगी। इसलिए कहानी सुनाने के लिए आपके पास प्रतिभा होनी चाहिए। अगर आप खास प्रतिभा है आप में तो अच्छी कहानी लिख सकते हैं और एक अच्छे राइटर बन सकते हैं। इसी को लेकर आज हम आपको साधना प्लस की खास कार्यक्रम घर की लक्ष्मी बेटी में मिलवाने जा रहे हैं, जो कि एक गृहिणी भी है, माँ भी है, बेटी भी है और एक लेखिका भी है। तो आइए जानते हैं, उनसे करते हैं मुलाकात। विख्यात साहित्यकार सोनू यशराज को किस्सा कोताह कृति सम्मान 2021 से नवाजा गया। ये सम्मान साल 2021 में प्रकाशित उनके काव्य संग्रह पहली बूंद नीली थी को दिया गया। इस पुस्तक की बहुचर्चित किताब श्रृंखला की सभी कविताएं अनुदित हैं, जिसमें चोरी कविता 6 भारतीय भाषाओं में अनुदित हुई हैं। साल 2021 में बौद्धि प्रकाशन से आई इस किताब की मानीखेज चर्चा कई प्रतिष्ठित मंचों यथा वर्ल्ड्स टाइम, कनाडा और मेलबोर्न रेडियो, हिमाचल साहित्य अकादमी और प्रगतिशील लेखक संघ राजस्थान इकाई द्वारा की गई। बता दें कि के बिरला फाउंडेशन के बिहारी पुरस्कार प्राप्त साहित्यकार डॉक्टर सत्यनारायण इस किताब की भूमिका में लिखते हैं। सोनू यशराज की कविताएं जीवन के बीच से जीवन को टटोलती कविताएं हैं। इन कविताओं का फलक व्यापक है। किसी एक मुहावरे या विचार या विरोधी स्वर की जगह कविताओं में बदलाव की आहट विवेकपूर्ण ढंग से महसूस की जा सकती है। यही समझ उनकी कविताओं की विशेषता है। वे खुद अपनी एक ऐसी भाषा चुनती हैं जहां पर धैर्य और उम्मीद के साथ जीवन की चमक है।
इस अर्थ में सोनू यशराज एक सजग कवि हैं। उनकी निगाहें चौतरफा हैं, खो गए या खोते जा रहे जीवन को हेरती है। कितना प्रेम है तुम्हें, तुम कितनी भली मालूम होती हो, किसी अच्छे घर की संस्कारी लड़की की तरह नीची नजरों से देखती हो ऊंची दुनिया की इबारतें। कितना प्रेम है तुम्हें, गुम रहती हो सबकी सांसों में, बताती हो होले होले, ले लोगी एक दिन अपने आगोश में, ए मौत किसी कविता की तरह। प्रखर आलोचक राजा राम भादु कहते हैं कि सोनू यशराज की जीवन से गहरी संप्रवृत्ति ही उनकी सृजनात्मक शक्ति है। जैसा कि संत कवि ने कहा, मोह तो मेरे कविवत्व बनावत। जो लिखा गया पहले मैं क्यों लिखूं, एक पेड़ का उद्धार पहले से ही है। ये पंक्तियां सोनू यशराज की प्रकृति के प्रति दृढ़ आस्था और सचेत व्यवहार को इंगित करती है। पहले काव्य संग्रह से साहित्य की दुनिया में अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज करने वाली जहां पर ये कविताएं हैं, किताबों के महत्व को परिभाषित करती और उनके लोक की अभिरुचि जगाती माणिखेज कविताओं से समृद्ध पहली बूंद नीली थी। शब्दों के बीच के मौन को साधती साहित्यकार सोनू यशराज सामाजिक सरोकारों से भी जुड़ी है। उन्हें अपने पिता डॉक्टर केसी विमल चौधरी और माता रमा के साहित्यानुराग, राष्ट्र प्रेम और भक्ति भावना विरासत में मिली है। उनकी रचनाओं का देश भर के प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं और ब्लॉग, आकाशवाणी, दूरदर्शन, सुनो साधो साहित्य प्रोजेक्ट, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, वर्ल्ड पोएट्री डे, राजस्थान कला और संस्कृति विभाग में प्रकाशन, प्रसारण, वाचन होता रहा है। मेरा पहला सवाल आपसे कि लेखक क्या होता है और एक अच्छे लेखक की क्या क्वालिटी होती है? सभी को नमस्कार। लेखक क्या होता है, ये प्रश्न जितना सरल है उतना ही कठिन है। लेखक वह होता है जो अपने समय को रचता है, अपने समय को पकड़ता है, भविष्य की आहट को सुनता है और अतीत की अकुलाहट को भी दर्ज करता जाता है अपनी लेखनी में। आप एक सजग लेखिका है और आपने अपने जीवन की शुरुआत कैसे की और साथ ही आपको किन किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा? जैसे कहते हैं ना कि एक बीज से पेड़ बनने का जो प्रक्रिया होती है वो बहुत लंबी होती है और उसमें अनवरत चलती रहती है वो। तो ऐसे ही मैंने अपने जीवन की जब शुरुआत हुई तो घर पर जब होश संभाला तो देखा कि पत्रिकाएं आती थी हिंदी की, धर्मयुग, कादम्बनी, साप्ताहिक हिंदुस्तान। तो उस वक्त घर में चर्चा भी होती थी हिंदी लेखन को लेकर और माता पिता दोनों को रुचि थी लेखन में और पढ़ने में ज्यादा रुचि थी। कोई भी लेखक बनने से पहले पढ़ना ज्यादा जरूरी है ना, तो पढ़ने में रुचि थी। तो उसे देखते हुए मैं भी बड़ी होती रही और जब मैंने कॉमर्स में मैंने ग्रेजुएशन की, फिर एमकॉम की कॉमर्स में ही, लेकिन फिर मेरा मन जनसंचार में था। तो जनसंचार और में मैं आगे बढ़ी और मुझे था कि मैं कुछ सामाजिक तौर पर कार्य करूं, तो मास कम्युनिकेशन फील्ड बन गया और उसी में आगे बढ़ी। फिर प्रोत्साहन मिलने लगा कि जो लिखती थी वो सभी को पसंद आता था और लगता था कि नया विषय लिख रही हूं मैं। तो उसी में मैं आगे बढ़ी और मैंने धीरे धीरे नैको का एक एग्जाम दिया और मैं सूचना शिक्षा और संचार में मैंने असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट संभाली और मैंने डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म में एज ए ट्रैवल राइटर भी वर्क किया। और तब मुझे अलग अलग जगह पर घूमने का मौका मिला और जब मैंने आईसी का पदभार संभाला तो गांव, ढाणी, कस्बे सब जगह मैं गई। तो वह अनुभव भी इकट्ठा हुआ। जब आपके पास, लेखक के पास अनुभव ज्यादा इकट्ठे हो जाते हैं तो फिर वो उसे रचना ही पड़ता है। लेखक हर कोई नहीं होता है और लिखना इतना आसान भी नहीं होता है, लेकिन बावजूद उसके आपने कैसे अपने आप को प्रेजेंट किया? हाँ, ये बात बड़ी आपने पते की कही कि लेखक हर कोई नहीं होता है। पाठक हर एक को होना चाहिए, लेखक हर एक को होना भी नहीं चाहिए। हमें जिंदगी भर सीखते रहना चाहिए, पढ़ते रहना चाहिए। अपने अनुभव और दूसरों के अनुभव जोड़ के ही हम लेखक बन सकते हैं। दूसरा, भाषा और शैली भी अपनी अच्छी होनी चाहिए और निरंतरता तो है ही आवश्यक। और ये कि क्या परिस्थितियां थी, तो जो भी भारत में ये कहें या कहीं भी कहें, जो महिलाएं हैं उनकी स्थितियां इतनी बदली तो नहीं है।
उनके लिए पहली भूमिका, जो पहली प्राथमिकता है, वो तो परिवार ही रहता है। और मेरे विचार से वो होना भी चाहिए, क्योंकि अगर उनका परिवार पहले नहीं होगा तो वे लिख भी नहीं पाएंगी अच्छा। और परिवार के साथ करते हुए आपको जैसे अपना समय चुराते हुए जो महिलाएं अपना समय चुराती हैं, उसमें आपको अपना कुछ सार्थक कर जाना चाहिए। और मेरे भीतर जो इतने अनुभव इकट्ठे हुए, तो उससे मन मतलब ऐसा लगता है कि अब जीना है तो लिखना है, लिखना है तो जीना है। मेरा मानना है कि जो भी चीजें निजी तौर पर आपके दिमाग में आती है, उसको आप रचना में कैसे डालते हैं, कैसे डाल सकते हैं? कोई भी रचना हम करते हैं, चाहे कला का कोई भी रूप हो, संगीत हो, नृत्य हो, लिखना हो, या आर्टिस्ट हो, कलाकार पेंटिंग बना रहे हो, उसमें जो भी उसके भीतर इकट्ठा होगा उसी को वो बाहर उड़ेलता है। और उसके पास अगर शब्द हो, भाषा शैली हो, तो वो उसके लिए आसान हो जाता है, वो उसे अच्छे रूप में प्रस्तुत कर सकता है। यदि हम लोगों से सुझाव मांगे तो क्या रचनात्मक का इस पर असर पड़ता है, और पड़ता है तो कहाँ तक? लोगों से सुझाव तो हमेशा मांगने चाहिए और उनका स्वागत करना चाहिए, लेकिन ये देखना चाहिए जैसे कोई जिस विषय का विशेषज्ञ है उससे बात करें। यदि हम किसी आम व्यक्ति के लिए लिख रहे हैं, लोक जीवन पर हम कुछ लिख रहे हैं, तो हमें लोक के बीच से गुजरना पड़ेगा। यदि हम कुछ किसी स्त्री पे चित्र बना रहे हैं, तो हमें उस स्त्री का पूरा जीवन देखना पड़ेगा कि उसने किन परिस्थितियों से गुजरी है, क्या पाया है, क्या खोया है। तो वही देखते हुए हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। लेखक का कल्पना शक्ति से क्या संबंध होता है? इस संदर्भ में मुझे एक पुरानी कहावत याद आ गई, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुंबा जोड़ा। तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। कुछ कल्पना शक्ति तो होती है और बहुत कुछ होती है। टाइटैनिक डूबने से पहले एक लेखक ने टाइटैनिक डूबने की पूरी कहानी लिख दी थी, तो ये उसकी कल्पना शक्ति थी। और टाइम मशीन और जो हम जेके रोलिंग के उपन्यास देखते हैं, उसमें भी उनकी कल्पना शक्ति है, जादुई यथार्थ है। तो यथार्थ और कल्पना का एक बैलेंस उसमें होना चाहिए, सामंजस्य होना चाहिए, समन्वय होना चाहिए, तभी एक अच्छी रचना बनती है। निरंतरता एक सफल लेखक बनने की पूंजी है, क्या यह सही है? हाँ, ये बिल्कुल 100% सही है। कुछ भी हमें लिखना हो, रचना हो, तो उसकी एक पूरी प्रक्रिया होती है और वो अनवरत चलती है। हम किसी चीज के बारे में सोचते हैं, उसका अध्ययन करते हैं, उस पर रिसर्च करते हैं, फिर उसके आगे हम बढ़ते हैं। जैसे एक लार्वा से तितली बनने की कहानी है, तो उसकी पूरी प्रक्रिया है। हम अगर उस प्रक्रिया को बीच में तोड़ देंगे तो वो तितली कभी नहीं बन पाएगी। और मुझे लगता है कि हर रचना हमारी दुनिया को और सुंदर बनाती है और हमारे सामने चीजें स्पष्ट करती है। तो हमें उसमें पूरी सजगता से, और जो मैं यहाँ यही कहूंगी कि लेखन एक कला भी है और विज्ञान भी है, तो हमें उस पूरे विज्ञान की प्रक्रिया को समझ के उस पर आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर हम बात करें स्त्रियों की, तो आज के दौर में और उस दौर में काफी अंतर है। तो आप स्त्रियों को इस दौर में कैसे देखते हैं? आपकी नजर में उनकी परिभाषा क्या है? एक लेखक के तौर पे मैं कहूँ तो समाज में स्त्रियों के प्रति जितनी घटनाएं होती हैं वो मुझे मथती हैं भीतर तक, और फिर भीतर कुछ कुलबुलाने लगता है और लिखने का मन करता है। और मुझसे पूछे तो मैं यही सोचती हूँ कि स्त्री एक नदी है और पुरुष एक पहाड़ है। स्त्री हमेशा अपनी लय से चलती रही और पहाड़ उसका रास्ता रोकता रहा। लेकिन अगर देखें तो नदियां पत्थर जोड़ती हैं और पहाड़ बनते हैं, और पहाड़ बारिश का रास्ता तय कराता है। तो दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। और स्त्रियां तो एक चिड़ैया जैसी होती हैं, बस पंख ही नहीं होते, और पंख उगने की जगह होती है, उगाने खुद पड़ते हैं, खुद कोशिश करनी पड़ती है। जैसे लार्वा से जो तितली की कहानी है, वही एक स्त्री की कहानी होनी चाहिए, हर स्त्री की वही कहानी होनी चाहिए। और इस पर मुझे एक कविता याद आती है, तो मैं आपको सुनाती हूँ। ये कविता जो है वो एक 11 साल की लड़की है, और वो देख रही है अपनी उम्र से बड़ी स्त्रियों को, और फिर वो क्या सोचती है। मुझे लगता है आजकल जो लड़कियां हैं वो भी इसी तरह से सोचती हैं। ये एक कस्बे की लड़की की कहानी है, तो वो मैं पढ़ती हूँ कविता। फिर भी हंसती है लड़की। 11 साल की श्रेया दिन भर खेलती हुई देखती है बड़ी अम्मा को सब्र का घूंट पीते,
छोटी अम्मा को हसरतों का निवाला निगलते, अपनी सगी माँ को रात की नीरवता में आंगन की बिल्ली से सहमते और देखती है हर खटके पर तैरते खौफ को बड़ी बहन की आंखों में। वो एक ठंडी सांस भरती है, सोचती है भविष्य की अपनी भूमिका पर, झटकती है अपने गीले बाल जो विचारों के सैलाब से कम उलझे हैं, फिर हंसती है देखकर स्त्री जीवन से साम्य रखते उन जीवों को गिलहरी जिसकी गर्दन में पड़ सकते हैं किसी खूंखार के दांत, खरगोश के कान यूं ही बेवजह छेड़ते हैं लोग, तितली की आजाद उड़ान देखते ही उसे पकड़ता हर कोई, पर निरंतर कर्मरत ये भोले जीव वर्तमान की फुर्ती में मग्न हैं, इसलिए हंसती है श्रेया और रहती है मग्न प्रकृति की स्मित छांव में। तो मुझे लगता है कि आज की जो पीढ़ी है वो बहुत जागरूक है और वो वर्तमान में रहती है। उसने अतीत में देखा है कि अपने घर में स्त्रियां जो हैं वो अपनी जो उनकी इच्छाएं थी उसको रोककर वो परिवार को पहले रख के आगे बढ़ती थी। आजकल जो स्त्रियां हैं वो परिवार को भी रखती हैं साथ और स्वयं को भी साथ रखती हैं और अपने समय का सदुपयोग करती हुई आगे चलती। वरिष्ठ साहित्यकार इंद्रशेखर तत्पुरुष पहली बूंद नीडी थी के संदर्भ में लिखते हैं कि सोनू यशराज ने अपनी कविताओं में जो खिड़कियां खोली हैं वे हमारी चेतना को स्वच्छ वायु और प्रकाश उपलब्ध कराएंगी, ऐसा विश्वास है। भाषा विज्ञानी सुनील श्रीवास्तव कहते हैं कि सोनू यशराज की कविताओं में शब्द और ध्वनि के उस विराट संसार की आहट मिलती है जो आज के तमाम शेर और आपाधापी में गुम हो जाने के बावजूद हमारी आंखों के जल में संवेदना की जमीन पर कायम है और एक अलग रंग, आंच और खुशबू में बची हुई उम्मीद की तरह जगमगा रहा है। पूर्व में राजस्थान पर्यटन विभाग में एम्पेल्ड ट्रेवल राइटर एनसीपी सेकेंड फेज में आर्टिस्ट डायरेक्टर आईईसी के पद पर रही सोनू यशराज ने देश भर में भ्रमण कर गांव ढाणी की समस्याओं को बहुत करीब से देखा है। वर्तमान में स्वतंत्र लेखन कर रही हैं वो। साधना प्लस के लिए जयपुर से जयंत शर्मा के साथ पूजा जोशी की रिपोर्ट। बुलेटिन में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। राजस्थान में साधना प्लस न्यूज को आवश्यकता है तहसील, विधानसभा, जनपद एवं संभाग स्तर पर कुशल संवाददाताओं की। यदि आप भी राजस्थान में साधना प्लस न्यूज के पत्रकार बनकर काम करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। नवीन कुमार यादव, स्थानीय संपादक, राजस्थान, साधना प्लस न्यूज। मोबाइल नंबर 9990469916 9835630014। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है खबरें राजस्थान के हमारे इस बुलेटिन में। अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। कोटा जिला के एटावा उपखंड क्षेत्र के सीएससी अस्पताल खातौली में चिरंजीवी स्वास्थ्य मेगा शिविर का आयोजन किया गया था, जहां पर बता दें कि आयोजन में सीएससी अस्पताल खातौली के डॉक्टर एवं नर्सिंग स्टाफ मौजूद रहे। वहीं स्वास्थ्य मेगा शिविर में जिला परिषद सदस्य उमा देवी सिंगल और ग्राम पंचायत खातौली सरपंच पार्वता बाई बेरवा कार्यक्रम की अध्यक्ष रही। वही शिविर में हर तरह की बीमारियों का इलाज भी हुआ है। वही बता दें कि जहां पर कस्बे और साथ ही साथ कस्बे में जो निजी ज्योति संस्था है वो सभी बीमारियों का इस दौरान इलाज किया गया था। यहाँ पे हाँ, किस लिए आए हो आप? क्या लेने आए हो आप? हाँ, हमारे साथ में थे और आके नदी के और ये पग दुख। अच्छा, तो डॉक्टर साहब को दिखाया आपने? देखा या डॉक्टर साहब को दिखाया शिविर में आपने?
नहीं, यहाँ खातौली शिविर में आज डॉक्टर साहब को दिखाया गया? नहीं दिखाया, मुझे यहीं आई तो मुझे जादू कौन। तो कौन सी दवाई ले ली कि नहीं ली आपने? तो काय बिना जी मन। तो दिखाते डॉक्टर साहब ने क्या कहा? दिखाऊँ तो मुझे दिखा भी कौन, मैं जानू भी कौन भाई, मैंने कोई कभी जानू। नाम क्या है माता जी आपका? हमारा गाँव नाथी भाई गुजर। गुजर। झालावाड़ जिले के उन्हेल थाना क्षेत्र के बामदेवरिया गांव में बारात में तेज गति से अज्ञात पिकअप घुस गई, जहां पर पिकअप की गति इतनी तीव्र थी कि जहां पर बारात में जो लगभग 1 दर्जनों से ज्यादा लोगों को रौंद कर निकल गई पिकअप, जिसमें करण सिंह नामक व्यक्ति की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, वहीं आधे दर्जन से ज्यादा गंभीर घायल हो गए। सूचना मिलते ही गंगाधार के ओर से उन्हेल पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। साथ ही साथ घायलों को उपचार के लिए सीएससी चौमहला लाया गया, जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर घायलों को जिला चिकित्सालय के लिए रेफर कर दिया गया है। भरतपुर में जाम की समस्या बनी हुई है और साथ ही आज इसी के तहत जाम में 4 से 5 घंटे एम्बुलेंस फंसी रही, जिसमें कि बैठे जो मरीज थे उनकी जान पर बनाई और जाम तकरीबन 1 घंटे तक लगी रही और साथ ही एम्बुलेंस में जो मरीज बैठे हुए थे उनको काफी देर तक परेशानी झेलनी पड़ी। दरअसल बता दें कि ये वाकया मथुरा गेट से बिजली घर के बीच की बताई जा रही है। वहीं साथ ही उधर जाम को खुलवाने के लिए एक पुलिसकर्मी ने अकेले कोशिश की, लेकिन फिर भी जाम नहीं खुल सका। बाद में जाकर के मथुरा गेट पुलिस चौकी और ट्रैफिक कर्मी की मदद से जाम को खुलवाने के लिए वहां पर पहुंचे और उनकी मदद से जाम खुला। जाम लग गया था, जिसको हटाने के लिए हम आए थे, जिसको हमने 10-15-20 मिनट में हटाया। बहुत तगड़ा जाम था और उसमें एम्बुलेंस भी फंसी थी, 3-4 भी फंस गई थी उसमें। तो आपने किस प्रकार मदद की? मदद किस प्रकार की? हमने जाम को हटा करके एम्बुलेंस को निकाला था। तो होली का माहौल है, होली की उमंग में लोगों की खरीदारी, बाजार में भीड़ भड़का का शोर रहता है। ऐसे नगर निगम के माध्यम से और पुलिस प्रशासन के माध्यम से हर साल अच्छी व्यवस्थाएं की जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं समझता हूँ कोरोना के बाद की होली हो रही है ये, तो लोगों में उमंग और उत्साह का वातावरण ज्यादा है, इसलिए जाम की जो अव्यवस्था हुई है उसको लेकर के पुलिस प्रशासन से भी हमने आग्रह किया है कि तुरंत उचित व्यवस्था करें, अच्छी व्यवस्था करें, जिससे भरतपुर वासियों को कहीं कोई असुविधा ना हो। और मैं समझता हूँ कि होली का वातावरण एक अच्छी उमंग और जोश के साथ लोग होली मनाएं, ऐसी व्यवस्था प्रशासन करे। और नगर निगम के माध्यम से भी अगर कोई अव्यवस्था हुई है तो उसको हम व्यवस्थित रूप से, सुचारू रूप से आगे संचालित कराने की पूरी कोशिश करें। किस कारण से ये जाम लगता है? ये जाम लगने का मुख्य कारण तो ये कोरोना के 2 साल के बाद में होली का उमंग का वातावरण है, तो लोगों में उत्साह का वातावरण है, भीड़ भाड़ भी ज्यादा है, खरीदारी भी ज्यादा हो रही है, इसलिए ये जाम की अव्यवस्था हुई है। भामाशाह व पूर्व छात्र समारोह के अवसर पर रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जहां पर रंगारंग सांस्कृतिक व देशभक्ति कार्यक्रम का आयोजन इस दौरान किया गया था, जिसमें छात्राओं ने देशभक्ति, लोक संस्कृति, बालिका शिक्षा और महिला जागरूकता पर आधारित अनेक रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। विद्यालय के कार्यक्रम में भामाशाह का भी सम्मान किया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम की अध्यक्षता चौथ का बड़वारा ग्राम पंचायत सरपंच सीता सैनी ने की। वहीं मुख्य अतिथि चौथ का बड़वारा एसडीएम उपेंद्र शर्मा ने सरस्वती के चित्र पर दीप प्रज्वलित कर पुष्प अर्पित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर चौथ का बड़वारा उप सरपंच बद्रीलाल महावर मंदिर चौथ माता ट्रस्ट के पदाधिकारी, सुरेंद्र नगर रिटायर्ड बाबूलाल सैनी अध्यापक व साथ ही कस्बे के गणमान्य लोग भी इस दौरान उपस्थित रहे। कोटा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस ने हत्यारे और गैंगस्टर का नरेंद्र सिंह उर्फ किट्टू को गिरफ्तार किया। आपको बताते चले कि पुलिस मुख्यालय द्वारा 10,000 और कोटा शहर पुलिस द्वारा 5,000 का आरोपी पर इनाम घोषित किया गया था, जिसके बाद पुलिस ने आज आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। 2 गैंग थी जिनके बारे में बहुचर्चित रही है, एक भानु प्रताप गैंग और एक शिवराज गैंग। दोनों के बीच रंजिश की इस कदर थी कि दोनों एक दूसरे के प्यासे थे। पहले भानु प्रताप गैंग ने शिवराज के 2 भाइयों का कत्ल किया। इसी रंजिश के चलते जब वो पुलिस कस्टडी में था और 18 अप्रैल 2011 को जब पुलिस गार्ड उसको उदयपुर से झालावाड़ स्टेशन पर ला रही थी, इसी दौरान इन लोगों को जानकारी मिली। बीच रास्ते उस पर हमला करने की इन्होंने योजना तैयार की।
और अपने करीब 8-10 लोगों के साथ इन्होंने रास्ते में पुलिस कस्टडी के दौरान उसको हत्या करने का पूरा प्लान बनाया। दुलिया के पास ये लोग 2 गाड़ियों में आए और पुलिस टीम पर इन्होंने अंधाधुंध फायरिंग की। उस फायरिंग के दौरान 2 पुलिसकर्मी सोनलाल कांस्टेबल और प्रकाश चंद कमांडो, ये दोनों राजस्थान पुलिस में उदयपुर जिले से संबंधित थे। उनकी मौके पर मृत्यु हो गई। पुलिस कस्टडी में पेशी के दौरान ले जाए जा रहे भानु प्रताप आदि। जिला मुख्यालय दौसा स्थित राजेश पायलट स्टेडियम में चल रही 28वीं राज्य स्तरीय टेनिस बाल क्रिकेट प्रतियोगिता का मंगलवार को समापन किया गया, जहां पर समापन समारोह में मुख्य अतिथि राजस्थान खादी बोर्ड के अध्यक्ष ब्रजकिशोर शर्मा और राजस्थान टेनिस बाल क्रिकेट के जो संघ के अध्यक्ष राजीव अरोड़ा भी इस दौरान उपस्थित रहे। इसने एक मुकाम बनाया है अपना, यहाँ पे राज्य स्तरीय, देश के लिए राष्ट्रीय स्तरीय और बहुत बड़ी बड़ी प्रतियोगिताओं का आयोजन बड़े सफलता से करा है। आज भी राज्य स्तरीय जो सीनियर हमारी टेनिस बॉल क्रिकेट की प्रतियोगिता थी वो संपन्न हुई है और यहाँ पे जो भी खिलाड़ी और अधिकारी आए थे सब जिलों से उन्होंने तारीफ करी कि यहाँ पे बहुत अच्छी व्यवस्था रही। यहाँ के लोगों की इच्छा है कि यहाँ पे एक अंतर्राष्ट्रीय टेनिस बॉल क्रिकेट की प्रतियोगिता हो। हमारा पूरा का पूरा उनके साथ सहयोग रहेगा। देना चाहूँगा, खिलाड़ी कभी भी चाहे उम्र कुछ भी हो जाए वो खिलाड़ी खिलाड़ी ही रहता है। और मैं आयोजकों को खास तौर से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस स्टेडियम में, पायलट साहब के स्टेडियम में ये मैच का महिला और पुरुष वर्ग का दोनों का क्रिकेट मैच की शुरुआत की है। आज इसका फाइनल है। महिला क्रिकेट का फाइनल हो चुका है। दौसा उपविजेता हुई है और बाड़मेर विजेता हुई है। यहाँ अलवर और जयपुर का मैच चल रहा है। खबरें राजस्थान के हमारे इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और तमाम बाकी खबरों के अपडेट्स के लिए देखते रहिए साधना प्लस न्यूज।